कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग युन और हाउटियान के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें हाउटियान का हेवन डिवाउरिंग फॉर्मेशन डैमेज होने लगा। तो हाउटियान अपने ही बेटे यानी कि एम्परर युआन हाओ को सैक्रिफाइस करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुका। उसने यहाँ पर डोंग्यू किंगडम के मासूम लोगों को डिवावर करना शुरू कर दिया था, मगर वांग युन ने अपने एप अवतार को समन करते हुए इसका मुकाबला करना शुरू कर दिया। जो देखते ही हाउटियान ने अपने डीमन फॉर्म को समन कर लिया था। वो तो बस किसी भी कीमत पर इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर हाउटियान ने अपनी डीमन फॉर्म को समन करते हुए वांग युन पर जोरदार हमला कर दिया था। वहीं पर वांग युन अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन और फिनिक्स की मदद से उस डिमोनिक फॉर्म का मुकाबला करने लगा। उसने अपनी सारी ताकत दांव पर लगा दी थी, जिसके चलते हाउटियान के हेवन डिवाउरिंग फॉर्मेशंस पर क्रैक पड़ने लगे और फिर उस फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी बॉडी भी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गई। तो इस तरह से वांग युन ने हाउटियान का किस्सा खत्म करते हुए अपने डोंग्यू किंगडम को तबाह होने से बचा लिया। अब थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। वांग अपनी सिस्टर याओ से कह रहा था कि फाइनली हमने हमारे पेरेंट्स को इंसाफ दिला ही दिया। हमारी डोंग्यू सिटी अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। जिस पर याओ कहने लगी कि हमारे पेरेंट्स हेवन से ये सब देख रहे होंगे और आज फाइनली उन्हें भी पीस मिलेगा। उतने में ही जोंग वहाँ पर आ जाता है। उसका कटा हुआ हाथ देखकर याओ को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तो जोंग कहने लगा कि इस सिटी को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वैसे मुझे प्राउड है कि मैं इस बेबी को बचा पाया, शायद यही मेरा रिवॉर्ड होगी। वहीं पर वांग कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे हाथ को रीजनरेट करने का मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। और अब सिटी में जो भी लोग जिंदा बचे थे वो वहाँ पर जमा होने लगे। वो वांग युन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि उनका प्रिंस वापिस आएगा, लेकिन आज वो वांग युन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते कि शायद अब हमारी मुसीबतों के दिन पूरे हो चुके हैं। अब तो हमारा डोंग्यू किंगडम दोबारा से अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल करेगा। वहीं पर वांग युन का मंकी भी मिट्टी के ढेर से बाहर आ चुका। इसने हाउटियान के खिलाफ जाकर याओ को प्रोटेक्ट किया था। अभी सभी लोग अपनी जीत की खुशियां मनाई रहे थे कि तभी वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो गई। वो वांग युन से कह रहा था कि तुमने तो पूरी की पूरी युआन फैमिली का ही सफाया कर दिया। वेंजी और हाउटियान काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अगर तुम उन्हें मार पाए हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास कुछ बेहतरीन स्किल्स हैं। तो वांग युन उसे गुस्से में पूछता है कि बताओ आखिर तुम हो कौन। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि वैसे तो मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं तुम उस लायक ही नहीं हो। दरअसल ये बंदा जोंगयुआन डाओ सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर जियांग जुनलिन था। वांग युन उससे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं तुम उस युआन चेन और हाउटियान की मौत का रिवेंज तो लेना नहीं चाहते। जिस पर जियांग जोर से हंसते हुए कहने लगा कि वो लोग इतने स्पेशल नहीं थे कि उनका रिवेंज लिया जाए। मैं उनके खातिर अपने हाथ गंदे नहीं करूँगा। बस मुझे एक ही बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं नहीं चाहता कि टोंगशान सोर्ड सेक्ट के लोग हमारे इलाके में आकर तबाही मचा दे। भले ही तुम महान टोंगशान सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल हो, मगर ये हमारे जोंगयुआन सेक्ट का रीजन है। तो तुमने यहाँ पर जो भी तबाही मचाई है इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जिस पर वांग युन कह रहा था कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न करना चाहता हूँ कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें भी हाउटियान के पास पहुँचाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। जो सुनते ही जियांग तो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि मेरे कई सारे दुश्मन हैं, मगर तुम उन सबसे थोड़े से अलग हो। अगर सच बताओ तो मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए। जिसके बाद वो अपने फैन का यूज करते हुए वांग युन पर जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसे वांग युन ने एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। जियांग समझ गया था कि वांग युन कोई लूजर नहीं जो उसके सामने हार मान जाए, इसलिए वो वांग युन से कहने लगा कि तुम पावरफुल तो हो, मगर मुझे मार पाओ तुम इतने काबिल नहीं। और अब उसने अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लिया। जो देख वांग तुरंत ही जोंग को हुक्म देता है कि जल्दी से इन सभी लोगों को लेकर किसी सेफ जगह चले जाओ, मैं बस थोड़ी देर में इस बंदे से निपट कर वापिस आता हूँ। तो सभी लोग वहाँ से तुरंत ही रवाना हो गए। इधर जियांग अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे वेपन समन कर चुका था, जिसके बाद वो तुरंत ही वांग पर अटैक कर देता है। इधर वांग भी अपने ड्रैगन स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करते हुए निर्वाणा टेक्निक का यूज कर उसके सभी वेपन्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर चुका था। जो देखते वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, और उतने में वांग युन उसके करीब पहुंच चुका। वो अपने ड्रैगन स्टाफ को घुमाते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसके चलते वो बंदा घायल होकर जमीन पर पटक गया था। अब वो डर के मारे पीछे हटते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे जोंगयुआन डाओ सेक्ट के लोगों को खत्म किया है, साथ ही साथ मुझे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। बस याद रखना कि अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। यहाँ पर वो बंदा एस्केप टैलिस्मान का यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ
से भाग निकला था। अब उससे निपटने के बाद वांग युन अपनी सिस्टर याओ के पास पहुंच गया। याओ से बता रही थी कि युवान हा और उसका भाई दोनों भी मर चुके हैं, यानी कि हमारे किंगडम का कोई रूलर नहीं, तो हमें जल्दी से तुम्हारे कोरोनेशन की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। अब तुम ही हमारे इस डोंग्यू किंगडम के नए एम्परर बनोगे। मगर वांग युन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था, सिस्टर मैं जानता हूँ कि आप मुझे राजगद्दी पर बिठाना चाहती हो, लेकिन मेरा टारगेट एक रूलर बनना नहीं बल्कि हेल्पलेस लोगों की मदद करना है। मैं ऑलरेडी कल्टीवेशन की बात पर निकल चुका हूँ और आपको तो ये बात पता ही होगी कि हम कल्टीवेटर्स कभी भी सियासती दावों में नहीं फंसते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही इस थ्रोन को संभालें। जो सुनकर याओ कहने लगी कि आज तक कोई भी औरत एम्परर की गद्दी पर नहीं बैठी, लोग मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर वांग युन कह रहा था कि अगर औरतें राजगद्दी पर नहीं बैठती तो ठीक है, आपसे ही एक नया ट्रेंड शुरू होगा। आप ही वो सबसे पहली लड़की बनोगी जिसने एम्परर का तख्त संभाला हो। वैसे मैं अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लाया हूँ, तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद करो। याओ को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वांग युन उसके लिए ऐसा कौन सा गिफ्ट लाया है। तो जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखती कि वहाँ पर तो वांग युन है ही नहीं, मगर उसका दिया हुआ तोहफा वहीं पर रखा हुआ था। दरअसल वांग युन अपनी सिस्टर के लिए एम्परर का लिबास लाया था। उसने अपनी सिस्टर को ये तोहफा देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि उसे अब रूलर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। वहीं पर याओ उस लिबास को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। अब अगले ही दिन याओ की कोरोनेशन सेरेमनी कंप्लीट हुई। वो डोंग्यू किंगडम की एक नई एम्परर बनी थी। पूरे टाउन ने इस मौके को सेलिब्रेट किया। सिटी को हजारों लैंटर्न से सजाया गया था। याओ अपने लोगों को बताती है कि दुश्मनों की चालबाजी से हमारे कई सारे मासूम लोग मारे गए, मगर अब आज से हमारे लिए एक नई शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग याओ को एम्परर के लिबास में देखकर काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही याओ अपने साथ फॉर्चून स्लिप भी लेकर आई थी, जिसमें उनके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं। तो याओ ने उन फॉर्चून स्लिप्स को पास कर दिया ताकि उनके टाउन में प्रॉस्पेरिटी आए, उन्हें फिर कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। पूरे टाउन में खुशियों का माहौल था और तभी वांग युन की नजर पड़ी यानली पर, जो कि टोंगशन सोर्सेक की फेरी और वांग युन की सीनियर हैं। अब सेलिब्रेशन खत्म होते ही यानली उसे बताती है कि तुमने एज ए इमॉर्टल किंगडम गार्डियन बहुत अच्छा काम किया है। डीमंस को स्ले करके इवल्स को मिटाकर तुमने यहाँ पर पीस कायम किया। अब तो डोंग्यू किंगडम दोबारा से प्रॉस्पर होगा। जिस पर वांग युन स्माइल करते हुए कह रहा था कि सीनियर ये तो मेरा फर्ज है। उतने में ही यानली उससे कहती कि मैं यहाँ पर तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। दरअसल हमारे सेक्ट में अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी का स्प्रिंग अपीयर हुआ है, जिसके चलते सभी इमॉर्टल सेक्ट काफी ज्यादा गुस्से में है। वो लोग तो स्पिरिचुअल एनर्जी के स्प्रिंग को हासिल करने के लिए कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए हमारे सेक्ट मास्टर ने उन सभी इमॉर्टल किंगडम गार्डियंस को वापस सेक्ट में आने की ऑर्डर दी है, जो कि किसी मिशन पर थे, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें अपने साथ ले जा पाऊँ। तो वांग युन कह रहा था कि यहाँ पर का तो सारा काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी स्प्रिंग के बारे में पहली बार सुना है। क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? हालांकि यानली उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि सेक्ट में जाने के बाद तुम अपनी आंखों से उस स्प्रिंग को देख लेना और तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब अगले दिन वांग युन यानली के साथ टोंगशन सोर्सेक जाने के लिए तैयार हो गया। या वो अपने भाई को दूर बिल्कुल भी भेजना नहीं चाहती थी, मगर अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। वो वांग युन से कह रही थी कि पहले भी तुम कई सालों के लिए गायब हो गए थे, पता नहीं अब दोबारा से वापस कब आओगे। जिस पर वांग युन बताता है कि जैसे ही मेरे सेक्ट के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए मैं घर वापस आ जाऊंगा। तो याओ ने भी भारी दिल से अपने भाई को वहाँ से जाने की इजाजत दे दी। साथ ही साथ जोंग और मीशांग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। वांग युन उन दोनों से कह रहा था कि प्लीज मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना, मैं उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप देता हूँ। तो जोंग उससे वादा करता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारी एम्परर को महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। तब तक यानली का स्पिरिचुअल परिंदा वहाँ पर आ जाता है, जो देख याओ समझ गई कि अब उसके भाई के जाने का वक्त हो चुका है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा मायूस हो गई। तो उसे चीयर अप करने के लिए मंकी डाओ उसके लिए एक रोज लेकर आ जाता है। तो याओ उस मंकी का लाड़ करते हुए कहने लगी कि मेरे भाई को लेकर जल्दी से वापस आ जाना। और फिर वांग युन अपनी सिस्टर को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गया। अब अगले सीन में हम देख पाते कि यानली वांग युन को लेकर अपने सेक्ट में पहुँच चुकी है। यहाँ पर उसी जगह आया था जहाँ पर उसके मास्टर सन डाओ जुन की
की ग्रेव थी। यानली उसे बताने लगी कि जहाँ पर तुम्हारे मास्टर की ग्रेव थी वहीं से स्पिरिचुअल एनर्जी का स्प्रिंग रिलीज हुआ, जिसके चलते मास्टर सन की टूम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये सब सुनकर वांग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो यानली से मास्टर सन की बॉडी के बारे में पूछने लगा तो यानली उसे बता रही थी कि स्पिरिचुअल एनर्जी ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे ख्याल से उनकी बॉडी भी जलकर राख हो गई होगी। और उतने में वांग युन को अपनी माइंड स्पेस से लिंग लॉन्ग की आवाज आई। वो वांग युन को बता रही थी कि यहाँ की स्पिरिचुअल वेंस किसी ने मूव की है। और तभी वहाँ पर टोंगशान सोर्ड सेक्ट के लीडर पहुँच गए। वो वांग को बताते हैं कि 1000 साल पहले शुआनलिंग सेक्ट के पास भी ऐसा स्पिरिचुअल फाउंटेन अपीयर हुआ था। वहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा थी कि वो जगह धीरे धीरे करके कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने के लिए एक होली प्लेस बन चुकी। हालांकि इंसान की फितरत ही है लालच करना, इसलिए कई सारे इमॉर्टल्स उस फाउंटेन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने शुआनलिंग सेक्ट के साथ बैटल करने की भी कोशिश की, मगर उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। जो सुनकर वांग के दिल में कई सारे सवाल पैदा हुए। वो सेक्ट लीडर से कहने लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के स्पिरिचुअल वेंस को मूव करके यहाँ पर ये फाउंटेन क्रिएट किया ताकि हमारा सेक्ट भी शुआनलिंग सेक्ट जैसे बर्बाद हो जाए। जिस पर सेक्ट लीडर कहने लगे कि हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा अंदाजा सही हो, मगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी फेक है या फिर ओरिजिनल, इसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं। वहीं पर यानली कह रही थी कि हमने इस फाउंटेन से रिलीज होने वाली एनर्जी का यूज करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे हम पावरफुल बनेंगे और शायद फिर इमॉर्टल्स का मुकाबला भी कर सकते हैं। तो वांग युन भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री हो गया, मगर वो कह रहा था कि मैंने तो कुछ टाइम पहले ही अपनी कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत की है। भले स्पिरिचुअल फाउंटेन की एनर्जी का यूज करके मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मगर सिर्फ एक ही दिन में ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर मुझे अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाना है तो स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ कई सारे टेक्निक की भी जरूरत पड़ेगी। और उतने में सेक्ट लीडर वांग युन को लेकर एक बहुत ही स्पेशल जगह पर पहुंच गए, जहाँ पर काफी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी। वांग युन तो वहाँ की एनर्जी को फील करके ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि स्पिरिचुअल फाउंटेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर यहाँ मौजूद है, यानी कि ये जगह कल्टीवेट करने के लिए एकदम परफेक्ट होगी। तो सेक्ट लीडर उससे कहते कि वांग युन, तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए आज के बाद ये पिक तुम्हारा हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आगे चलकर अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करोगे। साथ ही साथ वो कहने लगे कि ये पिक अब तुम्हारा है, तो तुम इसे जो चाहे वो नाम दे सकते हो। तो वांग युन ने अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए इस पिक को चीट यानफेंग ये नाम दिया। इसका मतलब था हेवनली पिक। और अब मास्टर के वहाँ से जाने के बाद वांग यानली से कहने लगा कि मैंने सुना है टावर ऑफ टाओ में कई सारे स्पेशल टेक्निक्स मौजूद हैं, तो मैं वहाँ से कुछ स्किल्स सीखना चाहता हूँ। दरअसल टावर ऑफ टाओ में वही जा सकता था जिसने टावर ऑफ टाओ को चैलेंज में हरा दिया हो। तो वांग ये चैलेंज उठाने के लिए तैयार हो गया। उसे कुछ भी करके एक पावरफुल स्किल हासिल करनी थी ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा पाए। इसलिए वांग युन जल्दी से टावर ऑफ टाओ में पहुँच गया। वो वहाँ मौजूद एल्डर को बता रहा था कि मैं इस टावर को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो उस मास्टर ने वांग युन को तुरंत ही अरीना में भेज दिया, जहाँ डायस के अंदर से एक स्पिरिचुअल बीस्ट पपेट बाहर आकर वांग पर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि वांग के ड्रैगन स्टाफ के एक ही अटैक में वहाँ पर ब्लास्ट होकर वो पपेट डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके चलते वांग के सामने टावर का एक और डोर ओपन हो जाता है, जिसे सूत्रा लाइब्रेरी कहा जाता था। तो वांग तुरंत ही टावर के एक और चेम्बर में एंटर कर चुका था। उसके वहाँ जाते एक पपेट वॉरियर ने अपनी पावरफुल स्ट्राइक से उस पर हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसे वांग युन उतनी ही तेजी के साथ डॉज कर लेता है। साथ ही वो वॉरियर पपेट भी अब उसके सामने पहुंच चुका था। वो दोनों भी एक दूसरे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर देते हैं, मगर वांग युन के ड्रैगन स्टाफ के सामने वो पपेट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। और फिर वांग युन ने उसके सिर पर अपने ड्रैगन स्टाफ से हमला कर दिया, जिसके चलते फाइनली उस वॉरियर का काम तमाम हो गया था। अब वांग युन यहाँ से सीधे थर्ड लेवल में एंटर करता है, जहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा कल्टीवेशन में बिजी था। वो बंदा वांग युन को देखकर कहने लगा कि तुमने तो अभी अभी कल्टीवेशन की शुरुआत की है और मैं तो ऑलरेडी ची कंडेंसेशन की थर्ड लेवल पर पहुंच चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुमने इतनी जल्दी टाओ टावर में आना चाहिए था। अब वांग युन उसे फाइट के लिए चैलेंज करने वाला था कि तभी वो बंदा कहता है, प्लीज यार मेरे सामने रहम की भीख मत मांगो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम हैंडसम हो, मगर फिर भी तुम्हारे लुक्स को देखकर मैं जरा भी पिघलने नहीं वाला, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ तो तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूँगा। लेकिन मेरे दोस्त, एज अ कल्टीवेटर मेरा फर्ज है फाइट करना। इधर मिंगलोंग कहने लगी कि बाप रे, ये बंदा कितना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, न जाने कब से खुद की खूबसूरती की तारीफें कर रहा। मुझे उम्मीद है कि मेरा डिसाइपल वांग इसकी बकवास को इग्नोर करते हुए जल्दी से फाइट शुरू करेगा। इधर वो बंदा कह रहा था कि अगर खूबसूरत होना गुनाह है तो मैं इस दुनिया का
सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। जिसके बाद वो अचानक से अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए वांग युन पर हमला कर देता है, मगर वांग युन ने अपने स्टाफ का यूज करते हुए तुरंत ही उसके अटैक को काउंटर कर दिया। वो बंदा कह रहा था कि वाह मेरे छोटे भाई, तुम तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, और फिर उसने वांग युन पर स्नेक अटैक रिलीज कर दिया, मगर वांग युन उस स्वॉर्ड को घुमाते हुए दोबारा से उसी बंदे की तरफ पास कर देता है, जिससे उस बेचारे के हाथ में उसी की स्वॉर्ड से दर्द होने लगा। इसलिए अब वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए हेवी स्वॉर्ड को समन कर चुका था। तो वांग युन ने एक ही फटके में उस स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह से वांग युन ने उस बंदे को हरा दिया था। तो बंदा उससे कहता है, भाई मान गया, तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर खूबसूरती के मामले में तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपना मिरर निकाल कर उसमें अपना मुखड़ा देखने लगा। वहीं पर वांग युन भी उसे ग्रेड करके अगले लेवल पर निकल पड़ता है। तो बंदा उससे कह रहा था, मेरे भाई क्या तुम मुझे कोई टेक्निक सिखा सकते हो, मगर वांग युन तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। तो बंदा खुद से कहने लगा कि शायद तुम्हें मेरे खूबसूरत चेहरे को देखकर जेलसी हो रही थी, इसलिए तुम यहाँ से चले गए। पता नहीं मैं इतना खूबसूरत क्यों हूँ। इधर वांग युन चौथी लेवल पर पहुँच गया था, जहाँ पर उसका ओपोनेंट कहने लगा कि तुम्हारी ब्रीदिंग को देखकर ही पता लग रहा कि तुमने तीनों लेवल्स को ऑलरेडी पार कर लिया है, इसलिए क्यों ना तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बेवजह घायल नहीं करना चाहता। मगर वांग युन तो फाइट करने के लिए फुल टू प्रिपेयर्ड था। तो बंदा तुरंत ही अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर वांग युन को अपनी मैजिकल चेन्स में जकड़ लेता है। वांग युन उसमें पूरी तरह से ट्रैप हो गया था। हालांकि यहाँ पर वो निर्वाणा टेक्निक का यूज करते हुए एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ उस बंदे के ट्रैप से आजाद हो चुका था। साथ ही साथ वांग युन ने अपने ड्रैगन की मदद से उस फॉर्मेशन को भी एक्सप्लोड कर दिया। हालांकि वांग युन उस बंदे को घायल नहीं करता। इनफैक्ट वो बंदा तो वांग युन की पावर्स को देखकर ही परेशान हो गया। साथ ही वो वांग को अप्रिशिएट करते हुए कहने लगा कि तुम बहुत ज्यादा यंग हो, मगर फिर भी तुमने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। तो वांग युन उसका शुक्रिया अदा करके अपने अगले लेवल की तरफ रवाना हो गया। वहीं पर माइंड स्पेस से मिंगलोंग उसे कह रही थी कि पता नहीं तुम इन डिसाइपल्स पर हमले क्यों नहीं कर रहे। किसी को भी हराने के बाद अपना डोमिनेंस पक्का करना ही चाहिए, वरना लोग तुम्हें लूजर समझेंगे। मगर वांग युन कभी उसकी बात नहीं सुनता। अब इस 5वें लेवल पर वांग युन को 9 ड्रैगन स्क्रॉल मिल जाता है, मगर वहाँ पर एक बंदी थी जो कि वांग युन से तुरंत ही वो स्क्रॉल छीन लेती है। तो वांग युन उससे कहने लगा कि चलो जल्दी से मेरा स्क्रॉल मेरे हवाले कर दो, मगर वो लड़की उसे उसके सामने नील डाउन करके रिक्वेस्ट करने के लिए बता रही थी। वो लड़की उससे कहती कि तुम्हें स्क्रॉल मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। अब वांग युन कोई लूजर तो है नहीं कि उसके सामने घुटने टेकेगा, इसलिए वांग युन ने सीधे उस पर अपनी स्वॉर्ड ची स्लैश से अटैक रिलीज किया, जो देखते ही वो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई थी। अब वो भी अपनी फ्रॉस्ट डांसिंग टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को रोकने लगी, मगर उसकी फ्रॉस्ट डिस्क एक ही सेकंड में जलकर राख हो गई। साथ ही साथ वो बंदी भी वांग युन के फायर अटैक से घायल हो जाती है। तब तक वांग युन 9 ड्रैगन स्क्रॉल उठाकर वहाँ से जाने वाला था, मगर उस बंदी ने उस पर हमला कर दिया। वेल इसका नाम है लान और ये काफी ज्यादा घमंडी थी। वांग युन उससे कह रहा था कि पहले तो तुमने मेरा स्क्रॉल मुझसे छीन लिया और फिर मेरी डिसरिस्पेक्ट की, जिसके बदले में मैंने तुम पर हमला करके अपना स्क्रॉल वापस ले लिया, इसलिए हम दोनों का हिसाब अब बराबर हो चुका है। मगर वो बंदी उसकी एक नहीं सुनती, जिसके चलते उन दोनों में दोबारा से फाइट शुरू हो गई, जिसकी आवाजें बाहर मौजूद डिसाइपल छुपके से सुनने लगे। उन्हें क्लियरली आवाज तो नहीं आ रही थी। तभी एक बंदे ने अंदाजा लगाया कि लोग फाइट नहीं कर रहे बल्कि किस कर रहे हैं। किसिंग का नाम सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांग युन और लान का चक्कर चल रहा। अब वो दोबारा से उनकी आवाजें सुनने वाले थे कि तभी वांग युन ने डोर ओपन कर दिया, जिसके चलते वो बंदा सीधे वांग युन से ही टकरा जाता है। वो वांग युन को देखकर बड़ी ही नर्वस वाली स्माइल करते हुए कहने लगा कि मुबारक हो बड़े भाई, आप काफी ज्यादा बहादुर हो। इनफैक्ट आप तो हमारी इस न्यू जनरेशन के रोल मॉडल बन चुके हो। अब वो सभी लोगों से मुबारकबाद देने लगे और वांग युन को इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी और ना ही उनसे पूछता है। इनफैक्ट वो उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे लान भी गुस्से में बाहर आ गई थी। उसके कपड़े और उसकी हालत देखकर वो लोग कह रहे थे कि शायद ये दोनों काफी ज्यादा जोश में होंगे। हमें तो लगा ही नहीं था कि वांग युन इतना ज्यादा भयानक होगा। लान तो उसके पीछे पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वांग युन तो लान को चकमा देकर वहाँ से निकल गया था, जिसके चलते वो बंदी गुस्से में अपने दांत पीस रही थी कि तभी उसके जूनियर वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने तो लान को पहचाना भी नहीं। वो कहते सॉरी सिस्टर, हमें लगा तुम हमारी लान हो। तो उन्हें रोकते हुए बताती कि
हाँ मैं ही लान हूँ, तुम दोनों का काम था मुझे प्रोटेक्ट करना। जाओ जाकर उस वांग युन को कैप्चर करो, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। जो सुनते ही वो लोग उससे वादा करते कि वो जरूर से वांग युन को इसकी सजा देंगे। वहीं दूसरी तरफ वांग युन 9 ड्रैगन स्क्रोल में लिखी हुई टेक्निक को मास्टर करने में बिजी था। अब उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी और फिर वो 9 ड्रैगन की सारी पावर अपनी ड्रैगन स्टाफ में ऐड कर देता है, जिससे वांग युन ने 9 ड्रैगन के इनिशियल स्टेज को अचीव कर लिया था। जैसे जैसे वो इस टेक्निक को मास्टर करेगा उसके 9 ड्रैगन समय के साथ और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। इनफैक्ट उनकी पावर तो वांग युन इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब उसकी बातें सुनकर मिंगलोंग कहने लगी कि बच्चे शायद तुमने दुनिया ही नहीं देखी, तुम्हें लगता है कि ये टेक्निक हद से ज्यादा पावरफुल है, मगर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए 9 ड्रैगन्स गुजर जाते हैं, जिससे मिंगलोंग को अंदाजा लग गया था कि वाकई ये मूव कमाल की होगी। हालांकि ये बात अलग है कि वो इस मूव को इतना पावरफुल मानना नहीं चाहती, इसलिए वो कह रही थी कि हाँ ये भी थोड़ी बहुत ठीक टेक्निक है, मगर तुम्हें इससे भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। अब वांग युन कल्टीवेशन से बाहर आते ही वो देखता है कि उसकी सीनियर यानली उससे मिलने आई है। वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी, तो वांग उससे इसकी वजह पूछता है, जिस पर वो बताने लगी कि मैंने सुना है तुमने लान को किस किया, क्या ये बात सच है? जो सुनते ही वांग युन काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उससे पूछने लगा कि सीनियर आखिर ये बात आपको किसने बताई? जिस पर यानली कहने लगी कि पूरा सेक्ट तुम दोनों के बारे में ही चर्चे कर रहा। उनका मानना है कि टावर में तुमने लान को किस किया और तो तुम दोनों में काफी कुछ हो चुका है। सबका मानना है कि तुम एक परफेक्ट कपल बन गए। जिस पर वांग युन गुस्से में कहने लगा कि मुझे तो उस लड़की की शक्ल देखना भी पसंद नहीं, तो भला मैं उससे प्यार कैसे करने लगा? वो लड़की मेरी डाव कंपेनियन बनने की बिल्कुल भी लायक नहीं है। जो सुनकर यानली को थोड़ा सा सुकून मिल गया। साथ ही वो वांग को बता रही थी कि उसकी और लान की तो बिल्कुल नहीं जमती, क्योंकि लान एक सेल्फिश और बेरहम लड़की है। यानली वांग युन को बता रही थी कि मैं ऐसे लोगों को जरा भी एंटरटेन नहीं करती और ना ही वो तुम्हारे जैसे रहमदिल और सिंपल बंदे के काबिल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में उससे थोड़ा सा दूर रहो। तो वांग युन भी उसकी बात मान जाता है। साथ ही यानली उससे कह रही थी कि यहाँ आती मैंने तुम्हारी 9 ड्रैगन कॉइलिंग पिलर टेक्निक को विटनेस किया था। अगर तुम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी अपोनेंट बन सकती हूँ। जो सुनते ही वांग युन भी खुश हो गया। उसे तो अपनी स्किल्स को आजमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। तो अब ये दोनों प्रैक्टिस करने के लिए अरीना में पहुँच गए, जहाँ पर वांग युन ने अपने फायर ड्रैगन को समन कर लिया। वे लोग इस फायर ड्रैगन की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी और अब वो ड्रैगन सीधे यानली की तरफ आगे बढ़ता है। वहीं पर यानली ने अपने 2 पावरफुल स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिसके टकराव होते साथ ही एक ही सेकंड के अंदर वांग युन का ड्रैगन ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ उस स्लैशेस वांग युन के करीब पहुंच चुके थे, तो वांग युन यहाँ पर एक फॉर्मेशन शील्ड को एक्टिवेट करते हुए अटैक्स को रोकने लगा। हालांकि वो शील्ड ब्रेक होकर वांग युन काफी पीछे ढकेला जाता है, तो यानली तुरंत ही उसे संभालने के लिए रवाना हो गई। वेल ये दोनों फॉर द फर्स्ट टाइम इतने करीब आए थे, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म होने लगा है। यहाँ पर यानली को वांग युन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके अटैक से वांग युन घायल न हुआ हो। वहीं पर वांग युन बस उसके कल्टीवेशन की तारीफें कर रहा था। वो कहते हैं सीनियर आप ची कंडेंसेशन की 5वीं लेवल पर हो, मानना पड़ेगा आपकी एक मूवी मुझे हराने के लिए काफी थी। जिस पर यानली कह रही थी कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम बस मेहनत करते जाओ और टैलेंटेड तो तुम ऑलरेडी हो, जिसके दम पर तुम बहुत ही जल्दी मुझे भी सरपास कर जाओगे। और मैं चाहती हूँ कि वो दिन जल्दी आए, मेरी इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं। अभी दोनों बात ही कर रही थी कि तभी लान अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। वो उससे कह रही थी कि तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो, आज तो मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगी। हालांकि उसने अचानक से किए हुए सोड अटैक को यानली ने अपने फिंगर से ही रोक लिया, तो लान उसे बताने लगी कि मेरा और वांग युन के दरमियान का मसला है, इसलिए तुम इसमें अपनी टांग ना अड़ाओ तो बेहतर होगा। वहीं पर लान वांग से कह रही थी कि तुम इतने गंदे इंसान हो इसकी तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। तुम्हारी बकवास की वजह से पूरा विवो माउंटेन हम दोनों की किसिंग के बारे में गॉसिप कर रहा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम अभी के अभी क्लियर हो जाए। जिस पर वांग कह रहा था कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने तो तुम्हारे बारे में किसी के पास कोई जिक्र नहीं किया। साथ ही यानली लान से कह रही थी कि कान खोलकर सुन लो, मेरा जूनियर वांग युन तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं करता, तो भला वो तुम्हें मुंह क्यों लगाएगा? इसलिए तुम लोगों की गॉसिप पर ध्यान देकर बेवजह मसले खड़े मत करो। हालांकि लान नहीं चाहती थी कि वांग युन की वजह से वो बेवजह बदनाम हो, इसलिए उसने अपनी सोड में एक्स्ट्रा पावर ऐड कर दी। मगर यानली काफी आसानी के साथ उसे हवाई यात्रा पर भेज चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसके साथ उसके 2 चमचे थे, उन्होंने समय रहते उसे पकड़कर दोबारा से
जमीन पर लाया। अब लान तो गुस्से में पूरी तरह से बौखला गई। वो अपने साथियों से कहने लगी कि जाओ जाकर उस बंदे को सबक सिखाओ। तो उसमें से एक बंदा चिनफिंग अपनी सोड को समन करते हुए कहने लगा कि मैं अपनी सिस्टर को जस्टिस जरूर दिलाऊंगा। जाओ भी उसके साथ ज्वाइन होकर ये लोग वांग्युन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। लेकिन तभी एक रोमांटिक एंट्री के साथ सीनियर मो वहाँ पर पहुंच चुका था। उसे देखकर ही सभी लोग हैरान थे और अब यानली को भी समझ आ चुका था कि किसिंग वाली खबर पूरे सेक्ट में फैल चुकी है। इसलिए तो सीनियर मो खुद होकर यहाँ आ गए। तो चिनफिंग उसे बताने लगा कि सीनियर मो ये हमारा आपसी मामला है, तो आप इसमें दखल ना दे तो बेहतर होगा। जिस पर मो कह रहा था कि तुम मेरी जूनियर भाई और सिस्टर के साथ फाइट करना चाहते हो और अगर ऐसे में मैं उनकी हेल्प किए बिना सिर्फ तमाशा देखूं तो ये मेरी शान में गुस्ताखी होगी। तो बताओ चिनफिंग, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा? साथ ही सीनियर मो वांग्युन से धीरे से पूछने लगे कि छोटी भाई क्या ये बात सच है? देखो पूरे सेक्ट में लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि तुमने इस बंदी को किस किया। तो यानली तुरंत ही बताने लगी कि ये सब कुछ झूठ है, किसी ने इन दोनों के बारे में अफवाह फैलाई। साथ ही वांग्युन लान से कह रहा था कि तुम जल्दी से कोई पब्लिक प्लेस बताओ जहाँ जाकर मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा कि हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये बात साबित कर दूंगा कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो। इधर चिनफिंग लान को सलाह देता है कि यानली और सीनियर मो की यहाँ होते हुए हम इस वांग को सबक नहीं सिखा पाएंगे। सबसे पहला हमने इन अफवाहों को रोकना होगा और जहाँ तक रही बात इस वांग की, तो माहौल शांत होते ही मैं खुद इससे हिसाब बराबर करूंगा। तो लान भी इसके लिए राजी हो गई। वो वांग्युन से कह रही थी कि हमें डुबाऊ वैली में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर तुम्हें अनाउंस करोगे कि हम दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसकी बात मानते हुए वांग डुबाऊ वैली में पहुँच गया, जहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स जमा हो गए थे। वो आपस में ही चर्चा करने लगे कि ये दोनों तो बहुत ही अच्छा कपल साबित होंगे। उनकी बातें सुनकर लान काफी ज्यादा भड़क गई। उन लोगों को बता देती है कि वांग और उसके दरमियान कोई चक्कर नहीं चल रहा, तो अगर आइंदा से उन दोनों के बारे में कोई भी अफवाह उड़ाई तो उस बंदे को खत्म कर देगी। वहीं पर वांग उन सबको बड़े ही पोलाइटली बता रहा था कि मेरा और लान का कोई रिलेशन नहीं है, ये सब तो बस रूमर्स थे, तो प्लीज इन पर यकीन ना करे। जो सुनते ही वो लोग हंसने लगे। वो कह रही थी ठीक है भाई, हमने तुम्हारी बात मान ली। मगर उनकी बात करने के अंदाज से ये बात साबित हो गई थी कि उन्हें वांग्युन पर जरा भी भरोसा नहीं। वहीं पर लान सीधे वांग्युन पर हमला करने निकल पड़ती है। वो कह रही थी कि अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो शायद ये लोग मुझ पर यकीन कर लेंगे। फिर वो वांग पर करने कूद गई थी। उसने फ्रॉस्टब्लेड डांस का यूज करते हुए वांग्युन पर अटैक कर दिया। तो वांग्युन तुरंत ही अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए फटाफट से उसके अटैक को काउंटर करने लगता है। इधर यानली भी उस मुकाबले में इंटरफेयर करने वाली थी, हालांकि सीनियर मो ने उसे रोक लिया। वो कह रही थी फिक्र मत करो, ये लड़की वांग्युन को कभी भी हरा नहीं पाएगी। इधर इन दोनों में मुकाबला चल ही रहा था कि तभी वांग्युन उस पर एक लात जड़ते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। जो देख लान के चमचे अपने जूनियर की मदद करने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी सीनियर मो ने रोकते हुए कहने लगे कि कोई बीच में नहीं जाएगा और अगर गए तो फिर मेरे कहर को झेलना पड़ेगा। जो सुनते ही वो लोग तुरंत ही डर के मारे पीछे हट गए। वो कह रहे थे कि सीनियर भला हम आपके सामने गुस्ताखी कैसे कर सकते। इधर लान और वांग की फाइट चल ही रही थी कि तभी वांग्युन ने ड्रैगन कॉइलर टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अपना ड्रैगन रिलीज कर दिया। लान तो उसे रोकने के लिए एक शील्ड भी फॉर्म कर चुकी थी, मगर वांग का ड्रैगन तुरंत ही उसे ब्रेक करके लान को घायल कर देता है, जिससे तो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई। वो वांग्युन को धमकी देती कि जिस दिन मुझे मेरे इमॉर्टल रूट्स मिलेंगे तब समझ जाना मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ। इतना कहकर वो अपने चमचों को लेकर वहाँ से भाग निकली। अब वांग्युन को कोई आइडिया नहीं थी कि इमॉर्टल रूट आखिर है क्या। तो सीनियर मो से बताने लगे कि अगर तुम्हें ची कंडेंसेशन के 5वें लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है तो इमॉर्टल रूट्स को अपनी बॉडी में प्लांट करना होगा, उसके बिना तुम कभी भी 5वें लेवल पर नहीं जा पाओगे। वैसे तो तुम ची कंडेंसेशन के 1st लेवल पर हो, मगर तुम्हारी पावर 4थे लेवल के बंदे को भी सरपास कर सकती है, इसलिए तुमने अपने आगे की प्लानिंग बना लेनी चाहिए। तो वांग्युन उससे पूछ रहा था कि सीनियर आखिर इमॉर्टल रूट्स मुझे कहाँ मिलेंगे, जिस पर सीनियर मो बताते हैं कि वो रूट्स तुम्हें मिलेंगे फेट वैली में। साथ ही यानली बता रही थी कि फेट वैली में ढेर सारे मॉन्स्टर्स थे, मगर ये तो अच्छा है कि हमारे सेक्ट मास्टर ने उन्हें सप्रेस करके रखा, वरना हम में से कोई भी उस वैली में पाव भी नहीं रख पाता। वहाँ पर ची कंडेंसेशन की 4थी और उससे भी हायर लेवल वाले ग्रेट बीस्ट पाए जाते हैं। उन बीस्ट को हमारे सेक्ट की ट्रायल्स के लिए भी यूज किया जाता। अगर उन बीस्ट ने तुम्हें कैप्चर किया तो भी वो तुम्हें जान से नहीं मार सकते, मगर हाँ वो तुम्हें काफी बुरी तरह से घायल कर पाएंगे। जिस पर वांग्युन पूछने लगा कि अगर एक ग्रेट बीस्ट इतनी ज्यादा पावरफुल है तो क्या कभी भी उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। जिस पर सीनियर मो बता रहा था कि फेट वैली को एल्डर शेन खुद गार्ड करते हैं, इसलिए अगर वो बीस्ट वहाँ से भागने की कोशिश भी करे तो भाग नहीं पाएंगे। सब वांग्युन को फेट वैली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी थी, इसलिए वो यानली और सीनियर
मुंह का शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही यानली उसे बता रही थी कि एल्डर शेन थोड़े से अजीब हैं, तो अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई तो थोड़ा सा संभाल कर रहना। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, फेट वैली में जाने के बाद तुम्हें कई सारे इल्यूजन्स नजर आ सकते हैं। वहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी नजर आए उसमें से काफी सारी चीजें फेक होगी। अब वांग यून अगले ही दिन एल्डर शेन से मिलने पहुँच गया। अब वो तुरंत ही मास्टर शेन को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि एल्डर मेरा नाम वांग यून है और मैं यहाँ पर इमॉर्टल रूट्स हासिल करने आया हूँ। मगर तभी वहाँ की जमीन ब्रेक होकर एक बहुत ही विशाल ड्रैगन उसमें से बाहर आ गया। वो अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज करते हुए वांग यून को काफी दूर पुश कर देता है। उसकी रोरिंग में जबरदस्त पावर्स थी और अब वो ड्रैगन सीधे वांग यून को निगलने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच गया। उसी वक्त वांग यून ड्रैगन निर्वाणा टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने ड्रैगन को समन कर चुका था और अब इन दोनों ड्रैगन्स में एक जोरदार क्लैश हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर वो दोनों ड्रैगन्स वैनिश हो गए। मास्टर शेन कहते हैं बच्चे तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझे पसंद आई और अब एल्डर शेन ने रेड फ्लेम सोरिंग टैलिस्मान को वांग यून की तरफ पास कर दिया। वो कह रही थी कि वैली से बाहर जाने के लिए तुम्हें इसे क्रश करना होगा। अब वांग यून उनसे कोई सवाल पूछ पाए इससे पहले मास्टर शेन उसे एक गोल्डन रोप से जकड़ते हुए सीधे क्लिफ से नीचे फेंक देते हैं। तो इस तरह से वांग यून को फेट वैली में एंट्री मिल चुकी थी। तभी एक छोटा सा डीमन उस पर हमला करने के लिए कूद गया। वांग उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो बहुत करता है, मगर उस डीमन की खाल काफी ज्यादा मोटी थी और उतने में ही दो और कल्टीवेटर वहाँ पर पहुँच गए। ये दोनों भी ची कंडेंसेशन की चौथी लेवल पर थे। उन्होंने अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए तुरंत ही उस डिमोनिक बीस्ट को एक्सप्लोड कर दिया। उसमें से एक का नाम था टांग बाइटियन और दूसरी थी सुई। अब ये लोग बात करने ही लगे कि तभी वहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट पहुँच जाते हैं। हालांकि वांग यून ने अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए तुरंत ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी पावर्स देखकर ही वो दोनों लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। साथ ही जब उन्हें पता चला कि उनके सेट का फेमस डिसाइपल वांग यून है तो उसके साथ टीम अप होने की रिक्वेस्ट करने लगे। हालांकि वांग ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे अकेले ही काम करना पसंद है, मगर बाइटियन उसे मनाने की पूरी कोशिश करने लगा। वो उसे बताने लगा कि सुई काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसे इस पूरे इलाके का नॉलेज भी है, इसलिए अगर हम उसी के साथ रहे तो हमें जल्दी इमॉर्टल रूट्स हासिल हो सकते हैं। यहाँ पर वांग यून को बाइटियन पर कोई शक नहीं था, मगर सुई को लेकर वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है। उसे जानना था कि इस बंदी का रियल मकसद क्या है, इसलिए वांग यून भी उनके साथ टीम अप होने के लिए तैयार हो गया। मगर थोड़ी देर में उनकी मुलाकात हुई लान और उनके चमचों से। दरअसल सुई लान की ही दोस्त थी और वो जानबूझकर वांग को अपने साथ लाई ताकि लान अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका काम फेट वैली में ही तमाम कर पाए। लान वांग को देखकर कह रही थी कि शायद हमारा मिलना तो तय था, इसलिए तो तुम हर बार मुझसे टकरा जाते हो। साथ ही सुई लान को बता रही थी कि मोटा भी जानबूझकर मेरे पीछे पड़ गया, आज इसे भी सबक सिखाएंगे। जो सुनते ही बाइटियन तुरंत ही खुद को चेक करते हुए कहने लगा कि सुई क्या तुम मुझे मोटा बुला रही हो? जिस पर सुई उसे तेवर दिखाते हुए कहने लगी कि शायद तुम अपनी औकात भूल चुके हो, तुम्हें लग रहा था कि तुम मुझे हासिल कर पाओगे। तुम्हारे जैसा मोटा बंदा मुझे ही क्या बल्कि किसी को पसंद नहीं आने वाला। जो सुनते ही बाइटियन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर वांग यून लान से कह रहा था कि तुम्हें दूसरों को बुली करना काफी ज्यादा पसंद है, तुम ये भी नहीं समझती कि तुम्हारी हरकतों से उन्हें बुरा लगेगा। जिस पर लान कह रही थी कि तुमने इस बाइटियन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिलहाल तो तुम खुद की फिक्र करो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा बच के जा पाओगी? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वहीं पर बाइटियन सुई से पूछ रहा था कि क्या तुम वाकई मुझे जरा भी पसंद नहीं करती? तुम जो चाहो वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे रिजेक्ट मत करो। जो सुनती वो बंदी तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए सीधे उस पर हमला करना शुरू कर देती है और बाइटियन बड़े ही प्यार से उसके अटैक को काउंटर करने लगा। उतने में ही लान ने भी वांग यून पर हमले करना शुरू कर दिए। इधर बाइटियन की वजह से सुई पानी में गिर गई थी, तो बाइटियन भी उसे बचाने के लिए उस पॉन्ड में कूद गया। इधर वांग लान और उसके दोस्त होंगयुन का मुकाबला करने में बिजी था। यहाँ पर उसने लान के फ्रॉस्ट ब्लेड को डिस्ट्रॉय करते हुए होंगयुन के ब्लड मून स्लैशेस को अपने ड्रैगन कॉइलर पिलर की मदद से काउंटर कर दिया। हालांकि इन दोनों बंदियों के साथ फाइट करते हुए वो भी थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। लान उसे बता रही थी कि होंगयुन को हल्के में लेने की गलती मत करना, उसने तो 1 साल पहले अपने इमॉर्टल रूट्स हासिल कर लिए थे, जिसके चलते ये बंदी ची कंडेंसेशन की 5वीं लेवल पर पहुंच चुकी है। तुम तो कभी भी इसे हरा नहीं पाओगे। इधर बाइटियन सीयू को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो लड़की उसे जरा भी भाव नहीं देती और उतने में ही पानी में से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट बाहर आ गया। उस पर डीमन सबबिंग सील लगाया हुआ था, यानी कि एक ग्रेट डीमन है। तो ये लोग तुरंत ही उस बीस्ट को देखकर पानी से बाहर की तरफ भागने लगे। वो बीस्ट उनका पीछा कर रहा था। इधर वांग यून इन दोनों बंदियों के साथ बिजी था कि तभी
तभी उसे बाइटियान की आवाजें आने लगी। वो देखता है कि एक ग्रेट बीस्ट उन्हें फॉलो कर रहा है। तो वांग युन लान से कहने लगा कि पहले तो हमें इस बीस्ट को रोकना होगा, उसके बाद हम अपने मसले सुलझा लेंगे। तो अब लान मजबूरन उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई, मगर लान उस बीस्ट पर हमला कर पाई इससे पहले वांग ने ही अपने स्टाफ के 2 अटैक में उसे घायल कर दिया। मगर इससे तो वो बीस्ट और ज्यादा भड़क जाता है। तो फाइनली वांग युन अपने ड्रैगन कॉइलर पिलर टेक्निक का यूज करते उस बीस्ट को वहीं पर एक्सप्लोड कर चुका था। यहाँ पर वांग ने अपने नए बने दोस्त बाइटियान की जान तो बचा ली थी, मगर उस बंदे को तो अभी भी उस सुई की ही फिक्र लगी है। जो देख वांग उससे कहता है कि वो लड़की तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती, मगर फिर भी तुमने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। जिस पर बाइटियान कह रहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करती, ये तो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। इधर माइंड स्पेस से मिंगलोंग कह रही थी कि ये प्यार तो बहुत ही अजीब है, लोग अपनी मोहब्बत के लिए सारी हदें पार कर देते। मुझे तो आज तक इसके पीछे का लॉजिक ही समझ नहीं आया। इधर वांग युन गुस्से में बाइटियान को बेवकूफ बोल रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाइटियान को सुई में ऐसा क्या नजर आया। अब इस डिमोनिक बीस्ट से निपटने के बाद लान दोबारा से वांग युन का दिमाग खराब करने लगी। वो कहती वांग अभी तक हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ, और इस बार वांग भी उस पर भड़क गया था। वो कहने लगा कि जब देखो तब तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, अब अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बेवजह मेरे हाथों से मारी जाओगी। मगर लान को तो बेवजह उससे पंगे लेने थे, इसलिए वो दोबारा से उस पर हमला करने चली गई, जहाँ पर वांग उसकी सोड को दूर फेंक कर तुरंत ही उसे कसके पकड़ लेता है। साथ ही उससे कह रहा था कि अब कभी मेरे सामने बेवजह नखरे मत करना, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना होगा। आज तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, मगर आइंदा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लान तो उसके इतने करीब आने की वजह से ही ब्लश करने लगी। साथ ही वो वांग को प्रॉमिस करती है कि वो आइंदा से उसे परेशान नहीं करेगी। जो सुनते ही वांग युन ने उसे गुस्से में दूर पुश कर दिया। अब वांग युन के वहाँ से जाने के बाद लान उन्हीं पलों के बारे में सोच रही थी जब वांग युन उसके एकदम करीब आया। वो अपने दोस्तों से कहने लगी कि हमने उस कमीने को फॉलो करना चाहिए। जो सुनते ही उसके दोस्तों को शक हो रहा था कि कहीं लान को बंदा पसंद तो नहीं आने लगा। हालांकि लान इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ फेट वैली में एक बंदी कल्टीवेट करने में बिजी थी कि तभी एक सीनियर डिसाइपल उसके पास आ जाता है, मगर उस बंदे के ऑरा को देखकर ही वो लड़की समझ गई कि ये तो एक डीमन है, और तभी वो डीमन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उससे कह रहा था कि तुम्हारी खुशबू तो कमाल की है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि मर्दों के मुकाबले औरतों का ब्लड कुछ ज्यादा ही टेस्टी होता है। और अब उस बंदी का ब्लड सक करने लगा। इधर वांग युन देखता है कि बाइटियान अभी भी सुई के लिए परेशान है। वांग को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बंदे के दिमाग से उस सुई को कैसे हटाएगा। तो अब वांग वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वहाँ पर एक बंदी पहुँच जाती है, जिसने बाइटियान के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बाइटियान को लग रहा था कि शायद ये वांग होगा, इसने मुझे चीयर अप करने के लिए लड़की का फॉर्म लिया है। और उतने में ही वांग युन वहाँ पर पहुँच चुका था। वो तो बाइटियान को चीयर अप करने के लिए अपने साथ खरगोश लाया था, और फिर वहाँ पर उस बंदी को देखकर वो तुरंत ही समझ गया कि ये तो एक डीमन है, इसीलिए वांग उस पर हमला करने के लिए तुरंत ही रवाना हो गया। मगर उस बंदी ने अपने हाथ में बांधी हुई बेल्स को रिंग करते हुए इन दोनों के माइंड्स को अफेक्ट करना शुरू कर दिया था। वो कहने लगी कि मैं तो आज ही डीमन सेपरेशन टावर से बाहर आई थी। मुझे तो लगा था कि एक अच्छे शिकार के लिए मुझे काफी लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो गई। इधर मिंगलोंग वांग से कह रही थी कि तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जो इस बंदी के मैजिक स्पेल से खुद को बचा पाओ। चलो जल्दी से अपने माइंड पर फोकस करो, मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाना चाहती हूँ। इधर उस डीमन ने बाइटियान की सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर वांग युन अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो बंदी उस पर पूरी तरह से हावी हो गई। उसके माइंड पर उसका अब जरा भी कंट्रोल नहीं रहा था, और ऐसी हालत में वो माइंड स्पेस में मिंगलोंग के पास पहुँच गया। वो देखता है कि छोटू सी मिंगलोंग उसकी छाती पर बैठी हुई है। वो उसे बताती है कि लड़के, मैंने गोल्डन बुद्धा टेक्निक को दिन रात कड़ी मेहनत करके मास्टर किया था, और आज वही टेक्निक मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ इसी टेक्निक का यूज करके तुम इस फॉक्स डीमन को हरा पाओगे। और फिर मिंगलोंग ने गोल्डन बुद्धा का एक छोटू सा स्टैचू उसके अंदर डाल दिया। वेल, उसकी इस टेक्निक को इनर गोल्डन बुद्धा भी कहा जाता था, जिसमें वांग युन की बॉडी प्योर होने लगी। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ वो डीमन वांग की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए कहने लगी कि इस बंदे की पावर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शायद मैं तो आज ही ची कंडेंसेशन के 7वें लेवल पर पहुंच जाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं सभी ग्रेट डीमंस को इकट्ठा करते हुए मास्टर शेन को खत्म कर दूंगी। फिर तो यहाँ से भागना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तब तक लान भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उस फॉक्स डीमन से कह रही थी कि इस बंदे की जान मेरी है तो तुम इसे खत्म नहीं कर सकती। जो सुनते ही उस बंदी ने तुरंत ही लान पर हमला कर दिया। इनफैक्ट होंगयुन भी इतने पावरफुल होने के बावजूद उस बंदी का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, मगर इन सभी को पता था कि ये डीमन उन्हें जान से नहीं मार सकती, क्योंकि उस पर भी सप्रेसिंग सील लगाया हुआ था, जिसके चलते सभी लोग उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। इन सब ने उस पर अपने पावरफुल मूव्स का यूज किया था, मगर वो डीमन इतनी पावरफुल थी कि उसने इन सभी के मूव को एक ही झटके में ब्रेक कर दिया। उसे पता था कि वो इन सब की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती है, लेकिन उतने में ही वांगयुन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी थी। वांगयुन अब गोल्डन बुद्धा टेक्निक की वजह से ची कंडेंसेशन की 2nd लेवल पर पहुंच चुका है, और ये सब मिंगलोंग की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अब यहाँ पर वो अपने ड्रैगन्स को समन करते हुए सीधा उस डीमन पर अटैक कर देता है। वहीं पर उस डीमन ने भी फॉक्स डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए उसका मुकाबला किया। हालांकि वो वांग के हाथों बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके चलते उसे वहाँ से भागना पड़ा। इधर लान वांगयुन का शुक्रिया अदा करने की बजाय उस पर ही उंगलियां उठाने लगी। वो कह रही थी कि तुमने उस डीमन को खत्म क्यों नहीं किया, तुम्हारी वजह से ही वो मारी नहीं गई, मगर फिर भी मैं तुम्हारी इस गलती को माफ करती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, मगर दोबारा से कभी मेरे सामने मत आना, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जिस पर वांग कह रहा था कि ऐसा मत बोलो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, अगर तुम्हें कोई मेरी आंखों के सामने मार भी रहा हो तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। तुम्हारे जैसी बदतमीज और गुस्ताख लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं आती, तुम तो मेरी दोस्ती के भी लायक नहीं हो। और हाँ, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही वार्निंग दी थी कि बेवजह मुझे परेशान मत करो, वरना मेरा एक ही अटैक तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर देगा। जिसके बाद अपने दोस्त बाइतियान को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर लान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांगयुन ने उसे इग्नोर किया। साथ ही उसके दोस्तों को भी अब यकीन हो चुका था कि ये बंदी जानबूझकर वांगयुन से पंगे ले रही। शायद इसे वांगयुन पसंद आने लगा है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।